ओके, आ जाओ। सो ये पास ये करवा देगा। ये इफ़त से शुरू करना है। इफ़त ब्रो हो? इफ़त है, हाँ। इफ़त से रीड कर लो प्लीज़। Figure 1.1 shows the speed time graph for the motion of a car. The mass of the car is 1200 kilograms. Calculate for the first 20 seconds of the motion. ओके। The distance traveled by the car ओके। for the अच्छा first देखो, 20 seconds. एक मिनट रुको, 1 मिनट देना। देखो तुम लोग इतने सारे लोग बैठे हुए हो, सही है। एक बंदे से मैं क्वेश्चन रीड करवाता हूँ। तो देखो, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे जहन में अगर कोई चीज़ आ रही है, राइट, या अगर जो बच्चा क्वेश्चन रीड कर रहा है तुम्हें लग रहा है कि यार इसके अलावा भी कोई पॉसिबल मेथड है, तुम वो भी पूछ सकते हो। ओके, तुम्हें अगर पूछने में शर्म आ रही है तुम टैक्स भी कर सकते हो। ओके, डोंट वरी। तुम जूम पे टैक्स कर लो चैट बॉक्स में जाके कि ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, राइट। देखो, जितने तुम जो है ना प्रॉब्लम्स निकाल सकते हो इस क्वेश्चन में, जितने कीड़े निकाल सकते हो इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में, प्रैक्टिस क्वेश्चन में निकालते रहो, उतना तुम्हारा जो है ना, उतना तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी। सही हो गया। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बच्चों को थोड़ा बहुत तंग करता हूँ ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो। सही है। मैं मतलब मुझे सिर्फ आंसर रिक्वायर्ड नहीं है, सही है, क्योंकि आंसर निकालना बच्चों वाला काम है, राइट। लेकिन तुम्हारी उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, ये एक काम है। ओके फाइन। आ जाओ भाई। सो आपने रीड किया द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार, ये सिफत क्या करोगे? Distance equals speed times time. सर ग्राफ को देखकर स्पीड निकालना है फिर स्पीड टाइम्स टाइम. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे चूंकि आपके पास इन्होंने 20 सेकंड के लिए दे रखा है। ओके, और आपको पता है कि देखो स्पीड टाइम ग्राफ है, तो स्पीड टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट या एरिया में से कौन सी चीज़ आपको वो दे देता? डिस्टेंस याद है? सर एरिया. एरिया, वेरी गुड। सही है। सो अब हमें बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है, राइट। सो 1/2 इंटू बेस विच इज़ 20, राइट, इंटू हाइट विच इज़ यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ये। सही है। सो 10, 11, 12, 13। सही। 13। सही हो गया। सो 2 1 10 हो गया, सो 130 आ गया। सही हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा अच्छा, अब Yes. अगर कोई बच्चा इस तरह से कर रहा है, सही है, अगर किसी बच्चे ने सिर्फ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, आंसर गलत आएगा। ओके, क्या ये बात समझ में आती है? अगर किसी बच्चे ने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फार्मूला इस्तेमाल किया तो आंसर गलत आएगा। कैसे करके देख लो। स्पीड तुम्हें दे रखी है 13, सही है। टाइम तुम्हें दे रखा है 20, सही है। तुम्हारे पास डबल आंसर आ रहा है, समझ लो। 260 आ रहा है, राइट। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, प्लीज़ कीप इन माइंड, अगर उसने ग्राफ दिया हुआ है देन यू हैव टू यूज़ द ग्राफ, डू नॉट यूज़ द फार्मूलाज। ओके, यूज़ एरिया और ग्रेडियंट, राइट। तब जाके ये क्लियर होगा। ओके, सो प्लीज़ कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रैंडम नहीं यूज़ कर सकते। ओके, आगे चलिए प्लीज़। Now find the acceleration of the car. So gradient ढूंढना है. वेरी गुड। ओके, बट किस पॉइंट पे ग्रेडियंट? 20 seconds I think. 20 Calculate for the सेकेंड्स पे। first. वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, सो अब इफ़ यू आर पिकिंग दिस पॉइंट, सो इस पूरी लाइन का ग्रेडियंट सेम है, राइट, बिकॉज स्ट्रेट लाइन विल ऑलवेज हैव द सेम ग्रेडियंट और कांस्टेंट ग्रेडियंट, राइट। सो हमें ये वाला पॉइंट पता है, दैट इज 20, 13, एंड वी कैन पिक दिस एज 0, 0। सही है। एंड अगर तुम जो है वो y विच इज़ 13 - 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 13 - 0 डिवाइडेड बाय 20 - 0, राइट। कितना आता है? कैसर भाई बोल रहे हैं 0.65 आ रहा है भाई, ऐसा आ रहा है। 0.65. परफेक्ट। चलो जी, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। जनाब आगे चलिए। The resultant force acting on the car. हो गया। रिजल्टेंट फोर्स का क्या फॉर्मूला होता था ब्रो? Force equals mass times acceleration. फोर्स इक्वल्स टू, एंड दिस फोर्स इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट फोर्स, ओके, ma, perfect. And mass is 1200, okay, 1200, Acceleration and acceleration अभी आपने निकाली है, so 780 0.65, newtons. 780 न्यूटन्स। ओके फाइन। अच्छा जी, आगे आ जाइए। Describe the motion of the car in the period of time from 25 seconds to 40 seconds. हम्म
25 सेकेंड टू 40 सेकेंड, राइट। 25 सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज द 25 सेकेंड, एंड यहाँ से आगे निकालना है, हाँ जी। So it starts to decelerate क्यों, क्या रीज़न डिसेलेरेट का? because this. Sir, I think. Sir, I forgot you drew a straight line on the curved graph to see if it's facing upwards or downwards. Sir, I. ओके, समझ में नहीं आया. I ओके, keep ओके, फाइन। forgetting that. अच्छा, एक मिनट। देखो, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये बताओ कि आपके पास, अरे यार, एक तो ये आहिस्ता आहिस्ता नहीं चल रहा। ओके, सो ये जो आपके पास टाइम उसने दिया हुआ है, ग्राफ में आप डिसेलरेट बोलो, स्पीड तो ऑब्वियसली बात इंक्रीज हो रही है, राइट। स्पीड तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक्सेलरेट हो रहा है या डिसेलरेट हो रहा है, आपने वो बताना है, सही है। सो ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता था, जो हम टेंजेंट बना के ड्रॉ करते थे, वो आपको बनाना है, सही है। सो यहाँ पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, राइट। सो बेसिकली जो टेंजेंट है वो आपको क्या बता रहा है कि जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टल होते जा रहा है, ओके। एंड ग्राफ जो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, दिस मीन्स कि ग्राफ का ग्रेडियंट जीरो होते जा रहा है, एंड ग्रेडियंट रिप्रेजेंट्स द एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन जीरो होती जा रही है, सो डिसेलरेट हो रहा है, राइट। सही हो Yes, गया। sir. सो डिस्क्राइब द मोशन, ओके। सो इट डिसेलरेट, ओके, फाइन। चलो आगे आ जाओ। अच्छा, खदीजा ज़रा रीड कर लो प्लीज। स्टेट हुक्स लॉ। हाँ जी, याद है खदीजा, हुक्स लॉ क्या होता है? वो फॉर्मूला याद है, F = KX। ओके। अच्छा, यहाँ पे स्टेट कह रहा है तो लिख लोगी तो बेहतर होगा। जो फॉर्मूला है, F = KX, इसको आप बस इनवर्ट्स कह दो, हो जाएगा। फोर्स इज डायरेक्टली, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंशन, ओके, provided that the limit of ये तुम कह सकते हो कि टिल द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सही है। मैंने थोड़ा लंबा लिख दिया है, तो टिल द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, till the limit of proportionality is reached, provided that the limit of proportionality is not reached, okay, फाइन। करिए, याद हो गया? आगे आ जाइए प्लीज। For forces up to 120 Newton, a spring obeys Hooke's law. A force of 120 Newton causes an extension of 64 millimeter. On figure 2.1, draw the force extension graph for the spring for loads up to 120 Newton. ओके, कैसे बनेगा ब्रो? क्या होगा, शेप क्या होगी ग्राफ की? शुरू में स्ट्रेट लाइन होगा हाँ, फिर और फिर कर्व आ जाएगा, कैसे, क्यों करवाएगा? क्योंकि वो कैसे? कह रहा है कि till हाँ, force मतलब for forces up to 120 Newton the spring obeys Hooke's law. हाँ, हाँ। फिर जब 120 रीच हो जाएगा उसके बाद फिर ये अरे तो बच्चा, limit of proportionality। उसे बताया थोड़ी है कि 1.120 से आगे जाना है आपने? नहीं, उसे बोला ही नहीं है कि 120 से आप आगे जाओ, है ना? ठीक है। So, वो मे बी जो आप सोच रहे हो, मे बी वो आगे बोले क्वेश्चन में आगे जाके, सही, मे बी। बट अभी उसने नहीं बोला, ओके। सो सो 100 एंड 110, 120 एंड सो ऑन, ओके। सो 120 आ गया ये, सही, यहाँ तक। अब हम देख लेते हैं 64 कहाँ पे आ रहा है। सो 64 पहला डब्बा होगा, ओके। सो 64, 68, 72, 76 एंड 80, नहीं, गलत हो गया। 62, 64, 66, 68, 70, ओके, ये सही हो रहा है, सही है। सो ये हो जाएगा 62, सही है। दो डब्बे ले लेते हैं, तो 64 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, इस जगह पे, राइट। सो लाइन शुड बी ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, ओके। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? जी परफेक्ट, आगे समझ आ चलिए गई। प्लीज, आगे चलिए। वेरी गुड। Calculate the spring constant K for this of the spring. स्प्रिंग्स कांस्टेंट, ओके। क्या कर सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए, कोई आइडिया? 100 न्यूटन, 120 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 न्यूट
तो वो आप फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके वेरी गुड। एफ इज इक्वल्स टू के एक्स, है ना ये वाला ना? जी। परफेक्ट। एंड फोर्स आप क्या ले लोगी? फोर्स 120 रख रही हो, राइट? 20। और जी। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या लेना? 64। बस? 6.4 centimeter. है 6.4 सेंटीमीटर? So it will change, right, from millimeter to centimeter. ओके। एक्चुअली हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तुम 64 मिलीमीटर को मिलीमीटर में रखना चाहो, सही है, तुम सेंटीमीटर में रखो, तुम मीटर के अंदर रखो, सब एक्सेप्टेबल है, राइट? लेकिन 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 अगर तुम जो भी तुम कन्वर्जन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम्हारा यूनिट उस हिसाब से होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? देखो ज़रा इसकी वैल्यू बताओ प्लीज़, इसकी वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 120/64। 1.875. 1.875, ओके 1.875। हमें यहाँ से 2SF के अंदर लिखना होता है तो हम 1.9 लिख लेते हैं, राइट? अगर तो कोई बच्चा इस तरह से कर रहा है तो उसने 1.9 न्यूटन्स पर मिलीमीटर लिखना होगा, ओके। तब जाके तुम्हें आंसर के नंबर मिलेगा, वरना आंसर का मार्क नहीं मिलेगा, ओके। अगर तो तुम सिर्फ 1.9 लिख के आ रहे हो तो इस केस के अंदर तुम्हें आंसर का एक नंबर नहीं मिलेगा, आंसर का एक नंबर तुमसे मिस हो जाएगा, ओके। अगर तुम सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करो तो जो भी क्वांटिटी आ रही है 18 पॉइंट समथिंग आएगा, तो तुम्हें उस हिसाब से न्यूटन पर सेंटीमीटर लिखना होगा। और अगर तुम मीटर के अंदर कर रहे हो तो उसी हिसाब से तुम्हारे पास जो भी वैल्यू आएगी तुम्हें उसको लिखना होगा, ओके। चलिए आगे आ जाइए प्लीज़। क्या नाम है, करिए आगे आ जाओ। A student makes a spring balance using the spring in B. The maximum reading of this balance is 150 newtons. The student tests his balance with a known weight of 140 newton. He observes that the reading of the balance is not 140 newton. State and explain why the reading is not 140 newton. हम्म क्या क्या कुछ समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? नहीं। आए? अच्छा ओके। सो देखो उसने कहा कि जो आपने स्प्रिंग ली हुई है बी के अंदर, जो भी आपने पूरी स्प्रिंग ली हुई है, जिसको जो है ना, जिसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 120 तक है, राइट? जिसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी जो है हुक्स लॉ को 120 तक ओबे कर सकता है, ओके। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ओके। सो अब वो कह रहा ठीक है है। कि यहाँ पे जो है ना मैक्सिमम रीडिंग ऑफ द बैलेंस इज 150, सही, उन्होंने ये ले ली, सही। अब जो स्टूडेंट है उसने उसने एक 140 का वेट लिया, ओके। यानी जैसे होता है ना जो स्लॉटेड मास होते हैं, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो एक एक 1 kg का एक स्लॉट होता है, राइट? अगर कोई जिमिंग करता है तो जो प्लेट होती है वो एक सर्टेन kg की होती है, राइट? सो सिमिलरली स्टूडेंट ने कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट का वेट लिया, सही है, और वेट के ऊपर उसकी वैल्यू लिखी हुई थी, राइट? और उसने उस वेट को लेके उस बैलेंस पे रखा, राइट? देखो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम स्प्रिंग्स को यूज़ करते हैं स्प्रिंग बैलेंस बनाने के लिए, रिमेंबर। एंड जी। नीचे जो है अब स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर स्केल लगा हुआ है, सही है, और वो स्केल आपको रीडिंग बताएगा, राइट? एंड उस स्प्रिंग बैलेंस पे हम जो है 140 न्यूटन का अगर वेट हैंग करेंगे, राइट? तो अगर तो स्प्रिंग बैलेंस सही काम कर रहा है तो वो आपको 140 न्यूटन बता देगा, ओके। लेकिन जो रीडिंग है, जो स्प्रिंग बैलेंस पे जो रीडिंग आ रही है वो 140 नहीं आ रही, ओके। ठीक क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जी अब थोड़ा समझ आया। आ गया, अच्छा बोलो, क्यों कुछ बोल रही थी? नहीं, कुछ नहीं। फाइन, सही है। तो अब जरा सोचो कि आपने ये बात बताई थी मुझे कि जब हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से आगे जाते हैं तो ग्राफ कर्व हो जाता है, राइट? ऐसे ही होता है। जी। सही हो गया। अच्छा, और उसके बाद जो है वो ग्राफ आपके पास यूं कर्व हो जाता है, राइट? जी। सही हो गया। तो फिर आपको थोड़ी सी फोर्स पे ज्यादा एक्सटेंशन मिलने लगती है, राइट? तो तो इसका मतलब है कि भाई आपके पास जो है ना वो ग्राफ, चूंकि 120 जो है उसकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी थी, यानी हुक्स लॉ वहां तक ओबे हो रहा था, उसके बाद हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। तो अब जब हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा और आपने, क्योंकि आपने फोर्स ज़्यादा लगा दी है, 140 न्यूटन की फोर्स आपने हैंग कर दिया, तो अब जब हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि जो ग्राफ की जो एक्सटेंशन थी वो लोड के साथ प्रोपोर्शनल नहीं रही, राइट? तो अब एक्सटेंशन ज़्यादा हो जाएगी, लोड कम, लोड जो है ना वो उतना शो नहीं कर रहा होगा, या लोड ज़्यादा होगा एक्सटेंशन कम हो जाएगी, राइट? इस तरह से हो जाएगा, राइट? क्लियर हो रही है, चीज़ क्लियर हो गई है? जी। फाइन, चलो भाई। सो हम ये कह रहे थे कि भाई
spring in B has um, limit of proportionality at 120 Newton, after which force uh, will not cause the spring to extend in the same amount. So द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज एक्सीडेड, इस तरह से कह सकते हैं। अभी मैंने एक ही पॉइंट ना दो दफ़ा लिख दिया है। सही है। सो सो यहाँ पे बस हम ये कह देते हैं। सो एट, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूँ। सो एट 140 न्यूटन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनैलिटी इज एक्सीडेड। राइट। अच्छा देखो, पेपर में अगर इस तरह से आता है, मैं सिर्फ तुम्हें बताने के लिए लिखा है। ओके। पेपर में तुम्हारे पास लिखना है स्प्रिंग इन बी हैज़ अ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एट 120। सही है। यहाँ तक ये जो है ना सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। सही है। सही है। एंड ये फिर उसके बाद ये आपने लिखना है। सही। ये जो जहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाया, ये जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन। अभी पेपर में नहीं लिखोगे तुम इतना कुछ। ओके। पेपर में तुम्हें मेक श्योर करना है कि जो लाइंस दी हुई है इन्हीं के अंदर लिखना है। आगे पीछे लिखोगे ज़्यादा, क्योंकि देखो पेपर तुम्हारा स्कैन होके जाता है, चेक होने। राइट। कैम्ब्रिज जो यूके तुम्हारा पेपर जाता है तो वो स्कैन होके जाता है। ओके। तो तुम्हें केयरफुल रहना है कि तुम जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं नीचे, उनमें तुम्हारा आंसर ना जाए। ओके। वरना जो है ना वो स्कैनिंग से रह जाएगा अगर, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक होगा। राइट। तुम्हें उसके फिर मार्क नहीं मिलेंगे। ओके। सो बी केयरफुल। जी। चलो, ये बात हो गई, समझ में आ गया, कोई मसला तो नहीं है। नहीं, कोई मसला नहीं है। ओके। आ जाओ भाई, ये आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन करवाते हैं। ये करना है। रेयान ने करना है। रेयान, रेयान जरा तीसरा क्वेश्चन रीड कर लो प्लीज। यस। आवाज से पढ़ लो यार। Sorry, sir. Mic mute. All the sides of a plastic cube are 8 centimeters long. Figure 3.1 shows the cube, that the हम्म। mass of the cube is 0.44 kilograms. Explain what is meant by mass. यस। याद है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। यस। नहीं याद है। नहीं यार, अबे यार भूल के बैठे हो यार। हम कहते हैं कि मास इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मैटर इन बॉडी। ओके। चलो परफेक्ट है, आगे आ जाइए प्लीज। परफेक्ट परफेक्ट। Calculate the density of the plastic from which the cube is made. डेंसिटी। ब्रो डेंसिटी का फॉर्मूला याद है, भूल गए हो? Density equals mass over volume. अरे भैया, हैवी हैवी। वेरी गुड। ओके फाइन। अच्छा जी। ब्रो, जो लोग ऐसे ही फालतू बैठे हुए हैं, प्लीज़ चैट बॉक्स में आंसर लिखते रहो। ओके। कैलकुलेट करके बताते रहो। ओके। मेरे पास चैट बॉक्स भी खुला हुआ है, मैं देख रहा हूँ। अगर कोई गलत बताएगा मैं उसको वहाँ पे टोकूंगा। ओके। अच्छा जी, खैर। सो द मास इज गिवन एज 4.44। अच्छा रेयान, इसका आप वो बता सकते हो क्या, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम? क्यूबॉइड है। Be 8 cubed. 8 क्यूब। ओके। So अच्छा, उसे सेंटीमीटर में दे रखा है। ओके। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद द यूनिट्स। ओके। इफ यू डोंट वांट टू डू कन्वर्जन, फाइन, बट बी केयरफुल विद द यूनिट। ओके। सो 8 क्यूब्ड। राइट। कर लो, कितना आता it's है? 512. कितना आ रहा है? एक second. हम इसको 512 को मीटर 8.59 में कन्वर्ट मल्टीप्लाई करना है। 10 पावर -4। अबे आंसर लिख देना। बोलो, क्या बोलो रेयान, मैं देखता हूँ जी, बोलो। 512 को मीटर में कन्वर्ट करना है क्या? लाइक मीटर्स क्यूब्ड या सेंटीमीटर क्यूब में है। इट डिपेंड्स। आप मीटर क्यूब में करो, सेंटीमीटर में करो, आपके ऊपर है। तो मैं दोनों सेंटीमीटर चीज़ों। में हाँ 0.00085। हाँ।
Okay. Or 8.0008686. okay, you have the key in your calculator above the 8, that is ENG, It's times है ना? 10 to the power minus वो 4 वो दबा दो, सो 8.6 एक्सपोनेंट नेगेटिव times 10 फोर, to the power minus 4. Oh, ऐसा? ओके, देखो। जी और लेकिन यहाँ पे आपको यूनिट मेंशन करना होगा, सही है? केजी मीटर क्यूब, ओके, पर मीटर क्यूब, इज दैट क्लियर? जी And if you want to do a conversion from meter centimeter to meter, तो 0.44 ऊपर ही रहेगा, राइट? 0.44 ऊपर ही रहेगा, डिवाइडेड बाय जो आपके पास ये है 8, सही है? अब 8 एक्सपोनेंट -2, राइट? और डिवाइड बाय 100 कर दो, राइट? एंड जस्ट क्यूब इट, राइट? आपके पास आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो आपके पास सब कुछ कन्वर्ट हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ प्लीज, आगे रीड कर लो। The density of one type of oil is 850 kg meters cubed. State and explain whether the cube floats or sinks when placed हम्म। in a container of this oil. ओके। It would float because it has is less dense than the oil. हाउ ब्रो? वो हमारा यूनिट सेम नहीं है, हमने सेंटीमीटर में निकाला है। ओके। कहाँ से इन्वेंट निकाला है? सो मे बी आप ये कर सकते हो कि आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, राइट? जस्ट डू दिस कैलकुलेशन, सही है? उससे आपके पास जो है ना डेंसिटी आ जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर, राइट? और फिर आप उससे कंपेयर करना पड़ेगा। वो 860 आ रही होगी मेरे ख्याल से, करके देखो, आ रही है? 860 आ रही है, परफेक्ट। सही है ना? क्योंकि देखो वो एट 860 पॉइंट है। सिक्स है ना, तो वो जब बस सिर्फ आपने वो लगाना है, मिलियन लगाना है, तो आपके पास जो है वो 860 बन जाएगा, राइट? तो और यहाँ पे आप ये कह दोगे कि भाई द डेंसिटी, अच्छा क्या बोलोगे वैसे? रैन क्या बोलोगे? फ्लोट होगा, सिंक हम्म, होगा? अ, इस पे सिंक होगा 860। वेरी गुड। ब्लॉक, द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इज परफेक्ट, ग्रेटर देन लिक्विड। देखो उसने कहा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन, ओके? तो तुम्हें, अगर तुम सिर्फ ये पेपर में लिख के आओगे कि इट सिंक्स, तो मे बी तुम्हें ये नंबर ना मिले, ओके? सो बी केयरफुल, जब वो कह रहा है कि स्टेट विद एक्सप्लेनेशन, तो स्टेट एंड एक्सप्लेन दोनों के एक नंबर है, ओके? सो द डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक इज ग्रेटर देन द लिक्विड, दिस इज द एक्सप्लेनेशन, सो इट विल सिंक, ओके? परफेक्ट। ब्रो एक्सपोनेंट 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 एक्सपोनेंट 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे कन्वर्जन फैक्टर के लिए, राइट? देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, याद रख लो अगर याद हो जाती है तो। इफ यू हैव 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, तो आपने क्या करना होगा? 1 एक्सपोनेंट -4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ओके? एंड अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब है एंड यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर क्यूब, सो 1 एक्सपोनेंट -6 से मल्टीप्लाई करना है। शायद मैं, देखो मैं डिवाइड वाली चीज़ नहीं बताता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके? -6 जो है वो अपने आप डिवाइड कर रहा है, राइट? -6 का मतलब है वो डिवीजन में जा रहा है, राइट? क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर न्यूमरेटर में तुम कोई भी पावर ला रहे हो और वो नेगेटिव में, तो बेसिकली वो डिनोमिनेटर में थी, राइट? सो दिस इज इन मीटर, दिस इज इन मीटर, ओके? एंड अगर तुम्हारे पास है 1 मिलीमीटर स्क्वायर and you want to convert it into meter, so 1 एक्सपोनेंट -6, okay? दोनों का सेम आ रहा है। एंड इफ आपको कन्वर्ट करना है 1 मिलीमीटर का क्यूब and into meter, so 1 एक्सपोनेंट -9, okay, into meter, right? So ये आपके पास जो है 4 कन्वर्जन हैं, सही है? अगर तो देखो हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, राइट? बस सिर्फ तुम्हें इस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि जो भी तुम जिस भी फॉर्म में कर रहे हो यूनिट प्रॉपर होना चाहिए, वरना तुम्हें आंसर का नंबर नहीं मिलेगा, राइट? हाँ, ए लेवल्स के अंदर जब तुम जाओगे इंशाल्लाह, तो फिर वहाँ पे मैं तुम्हें इस चीज़ पे जोर दूंगा, क्योंकि वहाँ पे फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ओके? खैर, ओके ब्रो, आगे आ जाइए प्लीज़, रेयान। On the moon, the weight of the cube is 0.7 newtons. Calculate the gravitational field strength on the moon. ओके, वो फॉर्मूला यूज करना होगा। फाइन, कौन सा फॉर्मूला? Weight equals mass times gravitational field strength. फाइन। अली डायरेक्ट बता तो नहीं रहे ना भाई? कैलकुलेट करके बता रहे हो ना अली? 1.6 तुमने रट्टा तो नहीं लगाया हुआ? 0.70,
ओके 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 भाई, बेहतरीन। ओके, 0.70 मास हमारे पास है, 0.44, एंड जी इज दिस। ओके, परफेक्ट भाई, परफेक्ट, मान गए यार, मान गए, बस कर भाई, पूरी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, निकाल लो कितना आ रहा है। 1.6 आ रहा है भाई, मून की 1.6 ही होती है जी वैसे। 1.6 है। क्या क्या यूनिट 1.6। लिख लें भाई, क्या यूनिट लिख लें, कोई आइडिया रेयान? um, देखो, जब भी यूनिट यूनिट न्यूटन में कंफ्यूज हो, बोलो बोलो। न्यूटन न्यूटन पर, न्यूटन पर मीटर, ओए, न्यूटन पर मीटर पर कैसे? पर ग्राम, पर ग्राम, पर केजी, पर नॉट, किलोग्राम है वो, हाँ यार। यस, न्यूटन पर केजी, राइट। जब भी यूनिट के अंदर कंफ्यूज हो, हमेशा जो है ना रीअरेंज करके देख लो। हम देखो वेट डिवाइडेड बाय मास कर रहे हैं, राइट। एंड हाँ वेट हमारे पास है न्यूटन के अंदर, ऑब्वियसली बात है, फोर्स है। और मास हमारे पास होता है केजी के अंदर, राइट। सो न्यूटन पर केजी, जब भी यूनिट के अंदर कंफ्यूज हो, इस तरह से करके दे, फॉर्मूला से यूनिट निकल के आता है, ओके। तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ओके, चलिए आगे आ जाइए प्लीज। In a laboratory on the moon, the plastic cube is held stationary using a clamp in the beaker of the oil of density 850 kilograms per meter cubed. The arrangement is shown in figure 3.2. The lower ओके face of the cube is 3 centimeters below the surface of the oil. Use your answer to CI to calculate the pressure due to the oil on the lower face of the cube. Okay, so we calculated gravitational field strength previously, so fine. And क्या फॉर्मूला होता था प्रेशर का भाई? प्रेशर इज इक्वल टू, Force over force ओए, over area. लिक्विड दे रखा है बे, Uh, रो जी एन एच, रिमेम्बर? oh, EGH, rho तुम भूल GH. रहे हो यार, तुम भूल रहे हो यार, ऐसा मत करो। अरे अच्छा, फॉर्मूला शीट होता है ना। अरे यार, ये तो तुमने क्या बात कर दी यार, तुम्हारा तो चिल सीन है। चलो, ये भी सही है। ओके, अच्छा जनाब, बेटा ये फॉर्मूला नहीं याद होने का मतलब है प्रैक्टिस बहुत कम है आपकी, हाँ हाँ। फॉर्मूला शीट से तुम तो बच रहे हो। चलो फाइन। ओके, सो डेंसिटी हमारे पास दे रखी है 850, 850। ग्रेविटी क्या ले लें भाई, 10 ले लें ग्रेविटी? नहीं 1.6। 9.8, अच्छा, 1.6, अरे 1.6। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पे तुम्हें जो है ना कन्वर्जन रिक्वायर्ड है, राइट। क्योंकि आप इस चीज़ को मीटर के अंदर ले रहे हो, राइट। तो आपके पास यहाँ पे जो 3 सेंटीमीटर है, आपने कन्वर्जन करनी है हर सूरत में, ओके। तो देखो, अगर तो डायरेक्ट कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसके अंदर कन्वर्जन रिक्वायर नहीं है। जैसे एक एक ये दो क्वांटिटीज़ अलग अलग है ना, तो उसमें कन्वर्जन रिक्वायर नहीं है, राइट। लेकिन अगर मल्टीपल क्वांटिटीज़ हैं और उनके अंदर भी कहीं पे कोई मीटर या सेंटीमीटर आ रहा है, देन यू हैव टू लुक आफ्टर ईच एंड एवरी क्वांटिटी का यूनिट, के कौन सा यूनिट आ रहा है, राइट। तो मैंने डेंसिटी का यूनिट देखा, वो मीटर के जी पर मीटर के अंदर था। इस वजह से मैंने इस सेंटीमीटर जो कि हाइट वाला था, मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अगर वो सेंटीमीटर के अंदर होता तो मैं कन्वर्ट नहीं करता, ओके। निकाल दो प्लीज। 40.8। 40.8, ओके बच्चे बताएं। सो 41 ले लेते हैं भाई, क्या यूनिट लिख लें भाई? प्रेशर का? Pascals। पास्कल्स, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ भाई। कौन बच्चा करेगा? अच्छा जी, अनाबे है हमारे पास? अनाबिया नहीं है। फिर इससे करवाते हैं, फिर ईमान से करवाते हैं। ईमान प्लीज रीड कर लो, ईमान। Figure 4.1 shows a balloon filled with helium that is used to lift measuring instruments to a great height above the Earth's surface. Explain in terms of momentum how the atoms of helium produce a force on the walls of the balloon. हम्म, ईमान रट्टे वाला क्वेश्चन है ये, याद है ये कुछ इसके बारे में आइडिया है, जरा प्लीज बताओ। Uh, Particles hit the सही कह रही हो, सही कह रही हो। the inside of the wall. ऑफ द बलून, फाइन, उसकी वजह से वो चेंज इन मोमेंटम जनरेट करेंगे, देन Um, नॉट रिमेम्बर। देखो, आपको क्या उसने कहा कि फोर्स किस तरह से, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला बताना है, एफ इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम, ओके। सही, ठीक इस है। फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना है। एंड चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास होता है, चेंज इन मोमेंटम इज बेसिकली एम वी माइनस यू, राइट। बस आपने ये दो फार्मूला एक्सप्लेन करना है, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। सो आप कह दोगे कि भाई पार्टिकल
hits the wall ऑफ द कंटेनर। अच्छा, बच्चों ने आंसर लिखा, जरा प्लीज लिख के भेजो, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, जरा लिख के भेजो पहले। चैट बॉक्स में अपने आंसर टाइप करो जल्दी जल्दी, चैट बॉक्स में अपने आंसर टाइप करो जल्दी जल्दी। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने अपना आंसर लिखना है, ओके। सो क्वेश्चन के अंदर उसने कहीं भी ये नहीं बोला हुआ दैट यू आर प्रोवाइडिंग हीट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल सोर्सेज, ओके। तो अगर हीट आप नहीं दे रहे हो, दिस मीन्स के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज नहीं होने वाली है, ओके। पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज नहीं होने वाली है, ओके, क्योंकि पार्टिकल की स्पीड या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का जो रिलेशन है वो टेम्परेचर से है या वो हीट से है, ओके। सो यू आर नॉट प्रोवाइडिंग हीट, दिस मीन्स के काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज नहीं होने वाली है, ओके। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, राइट। हाँ, अगर किसी केस के अंदर उसने हीट किया हुआ सिस्टम को, राइट, देन यू कैन से the kinetic energy of the particle increases, which causes the velocity of the particle to be to increase, right। और फिर उसके बाद आप आगे कह सकते हो, right, but in this case कोई kinetic energy का mention नहीं किया हुआ उन्होंने क्वेश्चन के अंदर, या कोई हीट का mention नहीं किया हुआ, right। now particle, जितने भी पार्टिकल हैं, दे आर जस्ट मूविंग एंड दे आर जस्ट कोलाइडिंग विद अ बलून, विद अ वॉल ऑफ द बलून, राइट, इन एवरी डायरेक्शन, राइट। अच्छा, अब देखो फोर्स, फोर्स आती है आप सबसे पहले स्पीड, एक्सेलरेशन, और ये चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम के बाद आती है फोर्स, फोर्स के बाद आती है प्रेशर, राइट। ये चार क्वांटिटीज हैं। ये कुछ क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो फोर्स तक सिर्फ आपसे बोलते हैं, कुछ क्वेश्चन के अंदर प्रेशर तक जाता है, ओके। तो देखो, अगर जो मोमेंटम होगा, पहले मैं इसको मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम, ओके। देखो, वेलोसिटी की वजह से मोमेंटम जनरेट होगा, एंड पार्टिकल के कोलिजन की वजह से, जब कोलिजन होगा तो डायरेक्शन चेंज होगी, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से चेंज इन मोमेंटम जनरेट होगा, चेंज इन मोमेंटम जनरेट होने की वजह से फोर्स जनरेट होगी, एंड फोर्स की वजह से प्रेशर जनरेट होगा, राइट। देखो, ये 4 मार्क में भी आता है, 3 मार्क में भी आता है, राइट। सो इसके अंदर आपने ये चार चीजें लिखनी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपने एक्सटर्नली हीट किया हुआ है सिस्टम को, तो आप बता देते हो कि भाई वो काइनेटिक एनर्जी गेन होगा, राइट। सो आपको सिनेरियो को समझ के और ये चार क्वांटिटी को एक साथ रिलेट करना है, स्टेप बाय स्टेप, ओके। बच्चों, क्या ये बात क्लियर हो रही है? बच्चों, क्या ये बात क्लियर हो रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। परफेक्ट, परफेक्ट। मोइज भाई समझ रहे हैं? मोइज प्लीज बोलो, मोइज। जी सर, समझ आ गई। ओके, अब आप ये बोल सकते हो कि भाई पार्टिकल्स व्हेन collide with the wall of with the wall of the balloon, their velocity changes, okay, which produce change in momentum। दूसरी चीज हो गई। अच्छा, और चेंज इन मोमेंटम क्या करेगा? चेंज इन मोमेंटम which produce change in momentum per unit time, so that collision exert ex- exert the pressure, sorry, the force on the balloon, okay, that takes it upward, right। देखो, याद रखना, मैंने पेपर देना है उसके अंदर मैंने इस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, राइट। एक क्वेश्चन दूंगा 10-12 नंबर का, उसके अंदर मैं पूछूंगा थ्योरी से रिलेटेड सारी चीज़ें, राइट। और तुम्हें Sir, थ्योरी it आनी was चाहिए। per unit time. जी। Produces change in momentum per unit time, sir. Time आपने नहीं लिखा है. पर In the answer, यूनिट, in the अच्छा, answer. ओके ओके ओके, फाइन, सॉरी सॉरी। पर यूनिट टाइम, परफेक्ट हो गया भाई, थैंक यू यार। ओके सही हो गया। अगर तो अब आपके पास, अगर आपके पास इससे आगे प्रेशर रिलेट करते हैं, राइट, मे बी इससे आगे प्रेशर समटाइम रिलेट करते हैं, सो इससे आगे अगर प्रेशर रिलेट करते हैं तो आप ये बोल सकते हो कि फोर्स पर यूनिट एरिया प्रोड्यूसेस द प्रेशर, एंड सिंस यू हैव लॉट ऑफ पार्टिकल, सो कंबाइनिंग ऑल द प्रेशर्स, तो आपके पास जो है टोटल प्रेशर बन जाएगा। खैर, चलिए आगे आ जाइए प्लीज। ईमान, आगे रीड कर लो। Ouch.
At ground level, the pressure of the helium in the balloon is 1 multiplied by 10 raised to power 5 pascals. The volume occupied by the helium is 9.6 meter cube. The balloon is released and it rises quickly through the atmosphere. The volume occupied by the helium increases, but the temperature of the helium may assumed to be constant. Explain in terms of helium atoms in the balloon why the pressure in the balloon is smaller than at ground level. हम्म अच्छा जनाब, देखो हमने थर्मल के अंदर तीन क्वांटिटी पढ़ी थी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, राइट। और हमने कहा था कि अगर कोई भी दो चीज़ें रिलेट होंगी तीसरी चीज़ कांस्टेंट रहेगी, राइट। इसने कहा कि भाई बट द टेम्परेचर ऑफ द हीलियम मे बी एज्यूम टू बी स्टे कांस्टेंट, ओके। तो इसका मतलब है दिस क्वांटिटी इज नॉट चेंजिंग, राइट। अब ईमान, क्या आपको रिलेशन याद है कि प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिलेशन था? यस ईमान। Yeah, so pressure is smaller, so volume will also uh, be smaller. है कैसे? ब्रो, इनवर्स रिलेशन होता है यार। इफ द प्रेशर इज हायर तो वॉल्यूम छोटा होगा, राइट। जस्ट अज्यूम, इमेजिन द सिरिंज, सही है। सिरिंज के अंदर अगर कोई भी लिक्विड है, सो इफ यू अप्लाई प्रेशर, सही है, तो जो सिरिंज के अंदर जो वॉल्यूम होता है, जो लिक्विड होता है, वो कम होता जाता है, राइट, वो बाहर निकलता जाता है, राइट। सो ऑलवेज कीप इन माइंड के प्रेशर जो होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट। अब ये आपसे कह रहे हैं एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ हीलियम एटम इन द बलून व्हाई द प्रेशर इन द बलून इज स्मॉलर देन एट द ग्राउंड। अच्छा जी, फाइन। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई इन्होंने ऑक्यूपाइड, अच्छा देखो इन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द हीलियम इंक्रीजेस, बाय द हीलियम इंक्रीजेस, राइट। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि पार्टिकल विल हैव मोर टाइम टू कोलाइड, यानी कोलिजन अब बहुत टाइम टाइम बाद हो रहा है। तो अब कोलिजन कम हो गया, और कोलिजन कम होने का मतलब है प्रेशर कम हो गया, दैट्स इट। सही हो गया। सो आप ये कह सकते हो कि भाई एज द वॉल्यूम increases the um, collision will be yeah, the frequency of collision will be smaller. The frequency of collision will be smaller or will be lesser, right? Producing producing smaller um, pressure। सही हो गया। चलो ये बात हो गई, आगे आ जाओ, अगला रीड कर लो प्लीज। Calculate the pressure of the helium when it occupies a volume of 12 meter cube. फाइन, 12 मीटर क्यूब, ओके। तो ब्रो, फॉर्मूला याद है? P1 V1 = P2 V2। Okay. सही हो गया, वेरी गुड। अच्छा जनाब, वैल्यूज रख दो। 1 exponent 5 इज द प्रेशर एट द ग्राउंड लेवल जब उसका वॉल्यूम था 9.6 का, एंड डिवाइड कर दो वॉल्यूम से जो कि नया वॉल्यूम है दैट इज 12। ओके, सो P2 आ जाएगा, प्लीज कर दो। 80,000 80 था, वो हाँ, 80,000, फाइन, pascals. वेरी गुड, फाइन। अच्छा जनाब, एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, और तीन क्वेश्चन है। सही, तीन क्वेश्चन और करेंगे फिर उसके बाद क्लास एंड करेंगे। सही है, आ जाओ भाई। हमारे पास बच्चे हैं, अम, अली से करवा, मुइज से करवा देते हैं। मुइज भाई ने नहीं किया। मुइज ज़रा रीड कर लो तो प्लीज़। मुइज कहाँ हो मुइज? जी सर। रीड कर लो प्लीज़। A wave passes through a gap in a barrier. The wavelength of the wave is the same magnitude as the width of the gap in the barrier. Take one box to indicate what happens to the wave. हाँ जी, अच्छा जनाब,
अब देखो इन्होंने क्या कहा, पास थ्रू अ बैरियर, ओके। डिफ्रैक्शन होगी। वेरी गुड यार, बेहतरीन। सो अच्छा, एक और चीज़ है, वेवलेंथ ऑफ द वेव इज सेम एंड द विड्थ ऑफ द गैप, अच्छा जनाब, एज द विड्थ ऑफ द गैप इन द बैरियर, ओके सही है गया। तो आपने कहा कि डिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन तो एक साथ नहीं होती हैं, सही है। तो सिर्फ आप क्या कह रहे हो? डिफ्रैक्शन होगी। सिर्फ डिफ्रैक्शन होगी, डिफ्रैक्शन ओनली, सही है। अच्छा, इन्होंने वैसे हमें फास्ट गैप इन अ बैरियर, वेवलेंथ ऑफ द वेव इन द सेम इज द सेम magnitude as the width of the gap in the period is fine, okay आगे जी। Figure 5.1 shows six wavefront of a wave traveling on the surface of the deep water. The wave is incident on a boundary with a region where the water is shallow. फाइन, अच्छा जनाब। सो डीप वाटर और शैलो वाटर, ओके फाइन। आ जाइए, आगे जाइए, ये रीड कर लो प्लीज वन। On figure 5.1, draw the wavefront of the water in shallow water where the wave travels more slowly. ओके, अच्छा, अब याद करो हमने कल यहाँ पे देखा था कि अगर आपके पास जो है वो शैलो वाटर के अंदर वेव मूव करती है, तो गैप थोड़े से छोटे होंगे। वेरी गुड, गैप छोटे हो जाएंगे, सही है। अच्छा, और आपके पास जो है अगर आप यहाँ पे पहले तो इसको बना लो, राइट, परपेंडिकुलर, सही है। अच्छा, ये जो वेव होनी चाहिए वो किधर बेंड होनी चाहिए, टुवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल? Towards, towards, टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्या रीज़न भाई? तुक्का लगाया था ना? नहीं नहीं, फिर? ये आपने क्लास में बताया था वही। अच्छा चलो, ओके ओके फाइन, वेरी गुड यार। सो बस टुवर्ड्स द नॉर्मल है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, सही। शैलो वाटर को हम डेंसर रीजन कंसिडर करते हैं, सही है, इस वजह से हम टुवर्ड्स द नॉर्मल कहते हैं, और फिर यहाँ पे आके पास जो है ये इस तरह से बन जाएंगे, राइट, करीब करीब आपके पास आ जाएंगे, सही। देखो तीन लाइनें आपने बनानी है मिनिमम, ओके, एंड तीन लाइनें आपने ये शो कर दी हैं जो कि बिल्कुल जो है ना वो इक्वल डिस्टेंसेस पे हो, सही है, और छोटी वेवलेंथ हो प्रीवियस से, राइट। तो आपका ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा, ओके परफेक्ट, आगे चलिए प्लीज। the depth of the shallow water is now changed so that the speed of the wave in the shallow water is 60 meters per second. The speed of the wave in the deep water is 80 meters per second. The distance between successive wavefront in the deep is 1.4 centimeters. Calculate the wavelength of the water in the shallow water. डिड वी ड्रॉ द नॉर्मल? नो ब्रो, नॉर्मल आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट, यू डोंट रिक्वायर्ड ऑल ऑफ दिस, राइट, यू जस्ट रिक्वायर्ड दिस थिंग, सही है। नॉर्मल सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए वो कहता कि ताकि आपको बनाना आसान हो जाए, ओके फाइन। चलो, अच्छा इसका फॉर्मूला याद है? हमने कहा था कि v1/λ1 इज इक्वल टू v2/λ2, याद है भाई? मुझे याद है ना? अच्छा, अब अगर आप देखो, सो आपके पास जो है शैलो वाटर के अंदर उसने ये स्पीड दी हुई है, और डीप वाटर के अंदर उसने ये स्पीड दी हुई है, राइट, द डिस्टेंस बिटवीन दिस इन द डीप। अच्छा, इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन? बता सकते हो मोइस, ये क्या चीज़ बता रहा है, 1.4 सेंटीमीटर क्या है ये? Water की depth अबे, उसने कहा द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव वेव फ्रंट्स एंड द डीप वाटर इज 1.4, तो ये क्या चीज़ है? विल यू कंसिडर दिस एज अ वेवलेंथ और विल यू कंसिडर दिस एज हाफ द वेवलेंथ, क्या कंसिडर करोगे? हम्म, ये आ गया λ1 इज इक्वल टू, कुछ तो बोलो यार, किसी को आइडिया है, किसी और को भी आइडिया है? यस बोलो बोलो, क्या बोल रहे नहीं है लेकिन हो? नहीं पता। नहीं पता? ब्रो ये ऐसा है ना, अगर ऐसा सोचो, वेव यूं ट्रेवल कर रही है, राइट, ये एक वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट है, ये तीसरा वेव फ्रंट है, इन्होंने कहा कि दिस डिस्टेंस एक वेव फ्रंट से लेकर दूसरे वेव फ्रंट तक का डिस्टेंस आपको दे रखा है 1.4, ओके। तो आपको ये वेवलेंथ ही लगना चाहिए, राइट, इट विल बी अ कंप्लीट वेवलेंथ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सही हो गया। अच्छा, लेकिन डीप वाटर के अंदर, और डीप वाटर के अंदर स्पीड है तो हमने 1.4 यहाँ पे ले लिया, और इसकी वेवलेंथ निकालनी है, λ1 निकाल लो, सही है। सो λ1 इज इक्वल टू 0.6 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई 0.8, कितना आता है भाई? सर 1.05। 1.05 सेंटीमीटर्स, फाइन, परफेक्ट। चलो, बस दो क्वेश्चन और हैं, दो आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद एंड करते हैं। अच्छा जी,
ज़रा ये उसने करना है, रुमैसा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन रूहान से करवाना है मैंने, ओके। रुमैसा ज़रा रीड कर लो प्लीज़। The left-hand column of the table shows some possible speed or sound wave. In the अबे बल्कि right-hand एक मिनट column, एक मिनट एक मिनट वेट वेट वेट, हमने ये पढ़ा ही नहीं अभी तक, इसको छोड़ो। ये वाला कर लो, ये वाला कर लो। figure 7.1 shows a converging lens and its principal axis. The points labeled F are each a principal axis shows on the focus on the lens. On figure 7.1, draw two rays from top of the object O to locate the image of O labeled the image I. ओके, देखो हमने रे के दो या तीन प्रिंसिपल पढ़े थे, सही है। एक तो रूल ये था कि भाई एक रे तो जो है बिल्कुल सीधी जाएगी लाइक दिस, ओके। यू आर नॉट अलाउड टू ड्रॉ दिस लाइन विद योर हैंड्स, राइट। इसको स्केल से प्रॉपर बनाना होगा, ओके। बी केयरफुल वरना गलत होगा हमेशा, ओके। एंड दूसरी लाइन आपके पास यूं, एंड यहाँ से पास होके यूं जाएगी, राइट। एंड जहाँ पे भी इंटरसेक्शन आ रहा है वहाँ पे आपके पास इमेज बन जाएगी, राइट। दिस इज द इमेज, ओके। चलिए आगे चलिए प्लीज। Underline three of the terms below to describe the nature of the image produced by a converging lens used as a magnifying glass. देखो, Enlarged, enlarge, वेरी गुड। inverted, इन्वर्टेड inverted. कैसे कैसे इन्वर्टेड? अबे कद्दू सर ये वाली चीज देख के नहीं बतानी है। सर दूसरी साइड पे है ना? अरे मेरा बच्चा, ये वाला, ये उसने कहा कि मैग्नीफाइंग ग्लास, दिस इज नॉट अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ओके। बी केयरफुल। ओके, ओके, सो राइट। सही हो गया। अच्छा देखो, आपके पास एनलार्ज जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें अपराइट बनती है, ओके। एंड मैग्नीफाइंग ग्लास में हमेशा जो इमेज होती है दैट विल ऑलवेज वर्चुअल, ओके। ऑल दो हमने किया नहीं, डोंट वरी, अभी हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, सही है। एंड बस ये आखिरी पार्ट है, ये भी कर लो। ये क्या चीज़ है? एनर्जी स्टोर, अरे वाह, ये भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करते हैं, चलो तुम पे। बस ये आखिरी पार्ट करते हैं, उसके बाद एंड करेंगे। यस, रीड कर लो प्लीज़। Figure 7.2 shows the path of a ray of red light passing through a glass prism. A ray of green light enters the prism along the same path as the ray of the red light. On figure 7.2, draw the path of the ray of green light as it passes through the prism and emerges into the air. हम्म, अच्छा जनाब, देखो हमने कहा था कि भाई रेड लाइट जो है वो कम डिफ्रैक्ट होती है और ब्लू लाइट ज़्यादा डिफ्रैक्ट होती है, अगर आपको याद हो तो, सही है। या ग्रीन लाइट, देखो रेड लाइट जो है ना वो हमने जो डिस्पर्जन की हमने पिक्चर देखी थी प्रिज्म में, तो उसमें हम देख रहा था कि रेड लाइट की जो है वो डिस्पर्जन कम थी और उसके जो नीचे वेवलेंथ थी उसकी डिस्पर्जन ज़्यादा थी, राइट। सो ग्रीन, अब देखो यहाँ तक तो कुछ भी नहीं होगा, बट जैसे ही वो यहाँ से एंटर होगी सो डिस्पर्जन थोड़ी सी ज़्यादा एंड डिस्पर्जन थोड़ी और ज़्यादा, राइट, लाइक दिस। ओके, इज दैट क्लियर बच्चों? क्या ये बात समझ में आती है? Yes. सही हो गया, परफेक्ट। चलो बस अब ये रिवीजन क्लास थी, सही है। एंड करते हैं अब इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में जो है वो मैंने लेंस कंप्लीट करना है, साउंड कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और हमारे पास जो वेव्स है वो नेक्स्ट क्लास में पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। एंड मैंने मंडे को टेस्ट रखा हुआ है, वेंसडे वेंसडे को टेस्ट रखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट वेंसडे को मैंने टेस्ट रखा हुआ है, सो बी प्रिपेयर्ड। सही है, मैंने क्वेश्चन थोड़े बहुत मैंने तुम्हें हेल्प कर दिया, गाइड कर दिया, राइट। कि मैंने थर्मल का थ्योरी लाजमी देना है, थर्मल का मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लाजमी देना है, तुम्हें आना चाहिए, ओके। एंड वेव्स के अंदर जो है वो मैंने रिफ्रैक्शन की चीज़ें लाजमी देनी है, ओके, कैलकुलेशन वाली। सो बी केयरफुल, राइट। इन्हीं में से चीज़ें आएंगी, कोई अलग से चीज़ें नहीं आने वाली हैं। सो तुम्हारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, ओके। तो बस बस अब आज की कहानी इतना करते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग से सर आपको करेंगे। सर आप वो एग्जैक्ट टॉपिक्स उसमें एग्जैक्ट, सॉरी व्हाट्सएप पे सॉरी, क्या मैसेज बोल कर रहे देंगे, वो टॉपिक्स व्हाट्सएप भेज देंगे, वो टॉपिक्स। हो? देखो तो वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, सही है। ये चलो मैं मैसेज कर दूंगा, डोंट वरी। अभी हमने जो है ना थर्मल फिजिक्स के जो भी कुछ पढ़ा है और वेव्स के अंदर जो भी कुछ पढ़ा है वो सारी चीज़ें आने वाली है, ऐसा है, राइट। जी। बस ये सही है, चलो। चलिए बस, अल्लाह हाफिज़ जनाब। चलिए, ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Allah अल्लाह Hafiz. हाफिज़। Allah. अल्लाह हाफिज़ अल्लाह बच्चों, अल्लाह हाफिज। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।